आज हम इस वीडियो में वैध संविदा की परिभाषा, उसका प्रकार, आवश्यक तत्व एवं उसका प्रभाव, इस पे चर्चा करेंगे। मतलब डिफिनेशन, काइंड, एसेंशियल एलिमेंट एंड इफेक्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम परिभाषा की बात करते हैं, इसको हमने दो भाग में डिज़ाइन किया हुआ है। एक ज्यूरिस्ट ने किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है और जो लीगल डिफिनेशन सेक्शन 2H में है उसमें क्या कहा गया है। ज्यूरिस्ट में सर फ्रेडरिक पोलक, हॉलैंड और एंसन साहब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सेक्शन 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से इसके प्रकार हैं। हम इस वीडियो में 14 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा करेंगे। जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 14 टाइप्स के हम कॉन्ट्रैक्ट की आज चर्चा करेंगे। इसमें इसके जो एसेंशियल एलिमेंट हैं इसको भी हम 6 पॉइंट में बांट रखे हुए हैं। इन 6 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे और इसका इफेक्ट जो है वो सेक्शन 37 में है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें और पोलक, हॉलैंड और एंसन को विचारों को देखें तो एंसन साहब ने क्या कहा कि संविदा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा परिवर्तनीय ऐसा करार है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर कार्य को करने या कार्य को करने से विरत रहने यानी अलग होने का अधिकार अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार से सर फ्रेडरिक पोलक ने कहा कि प्रत्येक करार और वचन जो विधितः परिवर्तनीय है वो संविदा है। इसी प्रकार से हॉलैंड साहब ने कहा कि संविदा करार की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनमें से एक या एक से अधिक के विरुद्ध वैयक्तिक अधिकारों को उपलब्ध करा लेते हैं। ये हॉलैंड साहब ने कहा, फ्रेडरिक पोलक साहब ने कहा और एंसन। अगर इन लोगों की परिभाषाओं का आप निष्कर्ष निकालें तो निकलता है कि संविदा एक प्रकार से सिविल बाध्यता है और इसमें पक्षकार अपने अपने वचनों का पालन करने के लिए आबद्ध होते हैं और उसके उल्लंघन की स्थिति में दायित्व के अधीन हो जाती है। अब अगर हम लीगल डिफिनेशन सेक्शन 2H की बात करें तो एन एग्रीमेंट, एक करार, इन्फोर्सेबल बाई लॉ जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा है। यानी सेक्शन 2H ने केवल एक बात कही कि एक करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वो संविदा है। अब परिभाषा की बात अगर कंप्लीट हो गई तो हम इसको देखें कि फिर ये संविदा कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की संविदा हो सकती है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो एक कोड हमने बना रखा है आप सबको याद करने के लिए। ये कोड है, इसको ग्रामर की दृष्टि से नहीं देखेंगे आप। UCE उसे, क्यों, अपना, व्यू, VIW बता रहे हो, ये हमने कोड बनाया हुआ है जिससे ये याद हो जाए। इसमें 14 प्रकार के आपके संविदा का उल्लेख हो जाएगा। जो पहला अल्फ़ाबेट U है इसमें हमने 2 बात लिखी, 2 प्रकार की संविदा का जिक्र किया, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल और बाईलिटरल कॉन्ट्रैक्ट यानी अपरिवर्तनीय संविदा या एक पक्षीय या 2 पक्षीय संविदा। इसी प्रकार से जब हम C की बात करें तो C अल्फ़ाबेट से 3 प्रकार की संविदाएं बाहर आती हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो यानी जो प्रारंभ से ही शून्य है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो अन्यान्विक संविदाएं हैं और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप समाश्रित संविदा कहते हैं। इस प्रकार से ये C अल्फ़ाबेट से बन रही। अब जो अल्फ़ाबेट E है इससे भी 3 प्रकार की संविदाएं बन रही हैं। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यानी अभिव्यक्त संविदा, निष्पादित संविदा और निष्पाद्य संविदा। इस तरीके से जो पहला था उसे, जिसको हमने प्रोनाउंस कहा, UCE को उसे कहा,
Q से 2, C से 3 और E अल्फ़ाबेट से 3, यानी 8 प्रकार की संविधाएं हमारा इस एक कोड से बना। इसके बाद Q को हमने कहा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसका प्रोविजन सेक्शन 68 से 72 के बीच में है। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपना, इसको हिंदी में मैंने लिखा अपना, इसका कोई मतलब नहीं, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए था। फिर व्यू, VIW, अब V अल्फ़ाबेट से 2 प्रकार की संविधाएं हो गई, एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद I से भी 2 हो जाएंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद W से क्या बात आ जाएगी, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी बाजी की संविदा। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 14 प्रकार की संविदा का उल्लेख हो गया, और इसको याद करने के लिए उसे क्यों अपना व्यू बता रहे हो। अगर इसको आप याद करके 1-2 बार रिवीजन आप करेंगे तो इसमें इसका आप, अब इसके संदर्भ में जो डिटेल है इन संविधाओं के बारे में, मैंने पहले भी कहा था पहले लेक्चर में कि उस लेक्चर में हम इन संविधा के बारे में बताएंगे, और आज हम इसके जो वैलिड एसेंशियल एलिमेंट हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस पर डिटेल पहले लेक्चर में किया जा चुका है। अब आप तीसरा पॉइंट जो आया, जो बेसिक पॉइंट है, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। इसको हमने 6 भाग में बांट रखा हुआ है। पहला, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव एवं स्वीकृत, ये होना चाहिए। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 3 to 9 में है। दूसरा है कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए, सक्षम पक्षकार, इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 11 और 12 में है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यद्यपि कंसेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 13 में, फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 14 में, लेकिन अगर हम इस पूरे कंसेंट के कंसेप्ट को देखें तो पूरा प्रोविजन मिलता है 13 से 22, जिसमें मिस्टेक भी शामिल हो जाएगा, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी विधिपूर्ण प्रतिफल एवं विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। करार शून्य घोषित ना किया गया हो। अगला क्या है, यानी विधि ने ऐसे करार को शून्य ना घोषित किया गया हो किसी अन्य प्रोविजन या धारा के अंतर्गत, उसकी चर्चा होगी। अन्य विधिक अपेक्षाएं, यानी कोई संविदा अगर कोई अन्य विधिक अपेक्षाएं है, जैसे कि उसका लिखित होना या अनुप्रमाणित होना या रजिस्ट्रीकृत होना, अगर किसी संविदा में ये विधिक अपेक्षा है तो उसका भी पालन किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये जो 6 पॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। अब इसको हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं, थोड़ी एक एक एलिमेंट को। जैसे पहली बात आई प्रस्ताव एवं स्वीकृति, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ये प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन कहाँ किया गया, सेक्शन 2A में और सेक्शन 2B में। अगर आप प्रपोजल को देखें तो सेक्शन 2A क्या कहती है, व्हेन वन पर्सन signifies to another with his willingness to do or to abstain from doing due to obtaining the assent of that other person, he is said to make a proposal। इसी तरीके से यानी प्रस्ताव, संविदा की शुरुआत ही प्रस्ताव से होती है, और जब आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट होगा तो वचन बन जाएगा, यानी ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। और वचन क्या होगा, जब उसके साथ प्रतिफल जुड़ जाए, यानी एवरी प्रॉमिस, प्रत्येक वचन, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, प्रत्येक वचनों का संवर्ग जब एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो तो वो करार हो जाता है। एंड एन एग्रीमेंट व्हिच इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी हम सेक्शन 2H में चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये संविदा की पहली सीढ़ी है, यहीं से संविदा की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि दूसरा कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए।
संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार होना चाहिए। वो सक्षम पक्षकार कैसे हो? इसमें 3 बातों का उल्लेख है कि वो वयस्क हो 1, वो स्वचित्त हो 2, और उन्हें विधितः अयोग्य घोषित ना किया गया हो। अब सवाल उठता है कि फिर ये वयस्क कौन है? इसके लिए हमें भारतीय वयस्कता अधिनियम में जाना पड़ेगा। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की धारा 3 कहती है कि हर एक व्यक्ति जिसने 18 ईयर की आयु अटेन कर ली हो या जो पूरी कर लिया है वो वयस्क है, और जो वयस्क है वो संविदा करने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार से स्वचित्तता की बात आती है। तो स्वचित्त क्या है? इसकी एक क्राइटेरिया कि विधिक स्वचित्त होना चाहिए विधिक दृष्टि से, यानी जो व्यक्ति संविदा की प्रकृति एवं परिणाम को समझने में सामर्थ्य है वो विधि की दृष्टि में स्वचित्त है। अब एक स्थिति बनती है कि अगर कोई व्यक्ति अंतरालों में स्वचित्त रहता है और अंतरालों में विकृत चित्त रहता है, यानी कभी कभी पागल कभी कभी ठीक हो जाता है, उसके बारे में विधि कहती है कि अंतरालों में विकृत चित्तता से कोई मतलब नहीं। जिस समय संविदा की जा रही है यदि वो उस समय विधिक दृष्टि से स्वचित्त है तो वो संविदा करने के लिए कॉम्पिटेंट है। संविदा करने के बाद पागल हो गया या संविदा करने से पहले पागल था, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है विधि द्वारा अयोग्य ना हो, जैसे दिवालिया ना हो या विधि ने किसी प्रकार से उस पर रिस्ट्रिक्शन ना लगा दिया हो, जैसे फ्रॉड कर दिया हो या ऐसे हो, तो उसमें है कि वो विधि की बात है कि अगर विधि ने किसी व्यक्ति को संविदा करने के लिए रोक रखा है तो वो विधिता अयोग्य घोषित हो जाता है। तो 2 कंसेप्ट हमारे हुए, एक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, दूसरा कॉम्पिटेंट पार्टी है। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया सेक्शन 2A 2B में, और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के संदर्भ में जो रूल ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल है उसके संदर्भ में सेक्शन 3 से लेकर के 9 के बीच में प्रोविजन है। अब तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है फ्री कंसेंट। संविदा के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। स्वतंत्र सम्मति से पहले हमें क्या जानना होगा? व्हाट इज कंसेंट? सम्मत क्या है? सम्मत को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 का अध्ययन करिए तो एक बात को उसी भाव से सहमत हो जाएं आप, यानी सेम थिंग सेम सेंस, एक बात एक भाव, तो आप कहा जा सकता है कि उस बात से आप सहमत हो गए हैं। लेकिन संविदा के लिए कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट चाहिए। तो कोई संविदा कोई सम्मति स्वतंत्र कब होगी? इसके लिए सेक्शन 14 कहती है कि एक ऐसी सम्मति जो परपीरल, कोरजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर, फ्रॉड यानी कपट अथवा मिसरिप्रेजेंटेशन मिथ्या व्यपदेशन के आधार पर ना प्राप्त हुई हो तो ऐसी सम्मत स्वतंत्र सम्मति होगी। और यदि इन आधारों में से प्राप्त हो गई तो सेक्शन 19 कहती है कि यदि कोई सम्मति कोरिजन यानी सेक्शन 15, फ्रॉड यानी सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन यानी सेक्शन 18, माने 15, 17, 18 की स्थिति में कोई कंसेंट प्राप्त की गई है तो वो वाइडेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। और यदि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक असर के आधार पर प्राप्त की गई है तो ऐसी संविदा, ऐसी सम्मति वो 19A के अंतर्गत वो शून्य होगी, वाइडेबल हो जाएगी। अब ये तो फ्री कंसेंट की बात होगी। एक धारा और इसमें है कि यदि कोई सम्मति भूल के आधार पर प्राप्त हो गई है तो क्या होगा? तो वहां संविदा शून्य हो जा रही है। जैसे अगर दोनों पक्षकार भूल की स्थिति में है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 वो संविदा शून्य हो जाएगी। अगर एक पक्षकार भूल की स्थिति में है तो संविदा शून्य करणीय नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 23 में उपबंधित है। अब सेक्शन 23 क्या कहती है कि कोई एक ऐसा उद्देश्य
जो विधि के विरुद्ध हो या विधि के उपबंध को विफल करने वाला हो या कपटपूर्ण हो या किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला हो या अनैतिक अथवा लोक नीति के विरुद्ध हो, तो हर एक ऐसा उद्देश्य क्या होगा, वो इल्लीगल होगा। और सेक्शन 23 का जो लास्ट पैरा है वो कहती है कि सभी अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। इसको भी याद करने के लिए आप ट्रिक बेस में याद कर सकते हैं। जैसे कभी आप एग्जाम में बैठे हैं, दबाव में हैं, भूल जाएं, तो सेक्शन 23 को आप लिख सकते हैं विकास आ। क्या? विकास आ। अगर आप इसमें अल्फ़ाबेट देखें तो वा शब्द का प्रयोग किया गया, का शब्द का, सा का और आ का। इस रूप में अगर आप देखें तो वा का मतलब दो पार्ट हो गया, विधि विरुद्ध हो, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला हो। का मतलब कपटपूर्ण हो। सा का मतलब शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला हो। आ का मतलब अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो। तो आप इसको कोड रूप में शब्द भी आप अगर रखते हैं अपनी जेब में तो इससे भी आप याद किए रहेंगे। यानी कि अगर इन परिस्थितियों में कोई या इस उद्देश्य के साथ कोई संविदा की जा रही है तो वो संविदा क्या हो जाएगी, इल्लीगल होगी और वो संविदा शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार से हम विधिपूर्ण प्रतिफल की बात करते हैं तो विधिपूर्ण प्रतिफल यानी प्रतिफल भी लॉफुल होना चाहिए और अगर शर्त के साथ है तो शर्त भी विधिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 25 कहती है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वाइड, यानी कि हर एक स्थिति में संविदा में प्रतिफल आवश्यक है, किंतु वो प्रतिफल किस रूप में होना चाहिए वो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे भारतीय विधि के अंतर्गत कोई प्रतिफल वर्तमान, भविष्य या भूतकालीन तीनों परिस्थितियों में मान्य है, अथवा इसे मूल्यवान होना चाहिए, इसका पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। इट मीन्स आप इसे कहते हैं इन द आई ऑफ लॉ कंसिडरेशन की सम वैल्यू होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसका कुछ मूल्य निश्चित हो विधि की दृष्टि में, लेकिन वो पर्याप्त हो यह आवश्यक नहीं है। तीसरी बात, यह अंशतः धन के रूप में और अंशतः वस्तु के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं कि जो फिफ्थ इसेंशियल एलिमेंट है कि विधि के द्वारा करार शून्य घोषित ना किया गया हो। अगर हम इस शब्दावली का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि विधि की दृष्टि में यानी करार को शून्य घोषित ना किया गया हो, इस परिस्थिति में हम देखें तो संविदा अधिनियम की धारा 26 से लेके 30 यानी 26, 27, 28, 29 एंड 30 एंड 36 एंड 30 एंड 56 माने 36 और 56 ये धाराएं किसी न किसी रूप में करार को शून्य घोषित करती हैं। अब अगर 26 को देखें तो 26 क्या कह रही है, विवाह के अवरोधक करार शून्य है, यानी रिस्ट्रेंट अगेंस्ट मैरिज, विवाह के अवरोधक करार शून्य है। इसमें इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन लॉ आंशिक एवं पूर्ण किसी भी प्रकार के अवरोध को शून्य घोषित करती है, जबकि इंग्लिश लॉ आंशिक अवरोध को मान्य करती है। ठीक है, सेक्शन 27 की जब बात आप करते हैं तो क्या लिखा गया सेक्शन 27 को कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रेड, व्यापार के अवरोधक करार शून्य, यानी आप कोई भी करार इस नेचर का नहीं कर सकते जिसमें व्यापार अवरोधित हो रहा हो, तो ऐसे करार शून्य हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 27 का इंटरप्रिटेशन करें, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जिन परिस्थितियों में आप व्यापार के अवरोधक करार कर सकते हैं। जैसे गुडविल के विक्रय का करार, ये आप कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत 11 सब क्लास 2, 36 सब क्लास 2, 54 एंड 55 सब क्लास 3 के अंतर्गत जो प्रोविजन उपबंधित हैं, उन परिस्थितियों में आप व्यापार के अवरोधक करार कर सकते हैं। 28 हमारी क्या कह रही है कि
लीगल प्रोसीडिंग माने रिस्ट्रेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपके कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, जुडिशियल कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। एक एक्सेप्शन है क्या, अपील करने का करार, ये अपील ना करने का करार, यानी अपील करना, अगर आप कोई जजमेंट होता है तो वो आपका लीगल राइट है, लेकिन पक्षकार इस बात का करार कर सकते हैं कि न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम यहीं पे मान लेंगे, फर्दर उसकी कोई अपील नहीं करेंगे, ऐसा करार आप कर सकते हैं, ये विधिता मान्य है। दूसरा, मध्यस्थम को निर्देशित करने वाला करार, यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे आपके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट ना जा करके उस मामले को सबसे पहले मध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन को आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाएंगे, और ऐसा करार आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अनिश्चितता का करार, सेक्शन 29, अनिश्चितता का करार। अनिश्चितता का करार शून्य है। सेक्शन 29 साफ शब्दों में कह देती है कि कोई भी करार जो अनसर्टेन है वो शून्य है। जैसे आप अगर ये कह दें कि मैं 100 टन तेल बेचने का करार करता हूँ, काहे का तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, खाद्यान्न तेल, पेट्रोल, काहे का तेल, अनसर्टेन है, इस प्रकार से इस करार को आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जैसे आपके पास घोड़ा है और आप ये करार करिए कि मैं अपना सफ़ेद घोड़ा 1000 या 1500 रुपये में बेचने का करार कर सकता हूँ, नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़े का मूल्य आपने जो बताया वो निश्चित नहीं है। जो कोई जाएगा, किसी को 1100, 1200, 1300, 1500, मानी कोई एक निश्चित नहीं है, इसलिए ऐसे करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। एक केस हुआ था गुरथिंग बनाम लीन, बहुत लीडिंग केस है, पुराना केस है, गुरथिंग बनाम लीन। ये केस 1831 का है, 1831। इस केस में क्रेता ने इस शर्त पर एक घोड़ा खरीदा कि यदि वह घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली साबित हुआ तो वह विक्रेता को 5 पाउंड और पैसा देगा। घोड़ा, अब इसमें विवाद हुआ, मामला न्यायालय में गया, तो न्यायालय ने कहा कि इस तरीके के करार वो अनिश्चितता का करार है, क्योंकि ये जस्टिफाई करना कि वो घोड़ा उसके लिए भाग्यशाली साबित हुआ या दुर्भाग्यशाली साबित हुआ, इसे साबित नहीं किया जा सकता, लिहाजा ऐसे करार शून्य है। ठीक है। अब बात आई अंत में 30, बाजी का करार। बाजी के करार को डिफाइन किया गया है सेक्शन 30 में। बाजी का करार शून्य है, लेकिन बाजी है क्या? तो आप कह सकते हैं कि किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान वस्तु देने का वचन देने को बाजी लगाना कहते हैं। यानी कोई घटना अनिश्चित हो और उसको आप उस पर कोई करार कर बैठे कि ये घटित होगा या घटित नहीं होगा, और इस पर कोई मूल्यवान वस्तु देने का वचन दें, तो इसे बाजी का करार कहते हैं। इसकी जो सर्वोत्तम परिभाषा है बाजी की, इसको न्यायमूर्ति हॉकिंस ने कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1853 में दी है। और इसके पहले अभी जो बात मैंने की कि निश्चित होने पर, यानी किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर किसी धन को या मूल्यवान वस्तु को देने का करार बाजी की संविदा है या बाजी का, इसको एंसन महोदय ने कहा था। और इसी परिभाषा को जो एंसन महोदय थे, उसको हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक केस हुआ था घेरूलाल बनाम महादेव दास, इस मामले में जस्टिस सुब्बा राव साहब ने एज इट इज़ जो एंसन साहब की परिभाषा थी उसको इन्होंने मान लिया। इस प्रकार आज की डेट में आप कह सकते हैं कि बाजी किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर कुछ धन या मूल्यवान वस्तु देने का वचन है। एक और महत्वपूर्ण इसी से संबंधित केस हुआ था जेठामल वर्सेस नयवतिया एंड कंपनी, ये 1962 का है। इन्होंने थोड़ा इसको लॉक करने की कोशिश की और कहा कि जहां कोई पक्षकार जीत सकता है
किंतु हार नहीं सकता, अथवा वो हार सकता है किंतु जीत नहीं सकता, अगर ये पहले से निश्चित है कि यहाँ इसे बाजी की संविदा नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 36 कहती है कि असंभव घटना पर आधारित करार शून्य है। इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे आप करार कर बैठे कि दो समानांतर रेखाएं जब आपस में मिलेंगी तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। इस प्रकार की घटना शायद कभी संभव हो, दो समानांतर रेखाएं कभी आपस में मिलेंगी, इसलिए इस प्रकार का करार क्या होगा, वो शून्य है। अंत में हम धारा 56 पे आते हैं। धारा 56 इम्पॉसिबिलिटी की बात करती है, असंभवता के आधार पे करार की बात करती है। धारा 56 दो प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी की बात करती है। 56 सब क्लास 1 में प्रारंभ से ही कोई करार शून्य होता है। जैसे आप ये कह दें कि हम आपको 1000 रुपये देंगे यदि आप 5 मिनट में फैजाबाद से दिल्ली पैदल चले जाएं। अब 5 मिनट के अंदर जो फैजाबाद से दिल्ली की दूरी है वो पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति पैदल पहुंच जाएगा, और इस बात पे करार कर बैठे तो ऐसे करार एब इनिशियो वाइड हैं, प्रारंभ से ही शून्य है, इसलिए इस पर कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 56 सब क्लास 1 इसे प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर देती है। दूसरी स्थिति बनती है कि कुछ करार ऐसे होते हैं जो प्रारंभ से तो वैध होते हैं किंतु बाद में शून्य हो जाते हैं, जिसे 56 सब क्लास 2 शून्य घोषित कर देती है, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के सिद्धांत से भी जान सकते हैं। इसमें जब संविदा या जब करार असंभव हो जाती, यानी उसका पालन करना पक्षकारों के लिए असंभव हो जाए, तो वो करार अपने आप शून्य हो जाता है। और इस सिद्धांत की जो वर्जन है वो एक लीडिंग केस है, पैराडाइन बनाम जेन। ये सिद्धांत इस केस में इस्टेब्लिश हुआ था, पैराडाइन बनाम जेन। ये 1647 का केस है जिसमें इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। बाद में चल करके टेलर बनाम काल्डवेल में इसको और महत्व दिया गया, कहा कि संविदा की विषय वस्तु नष्ट हो जाने पे संविदा शून्य हो जाएगी। क्रेल बनाम हेनरी, अपेक्षित घटना का घटित होना इम्पॉसिबल हो जाने पे संविदा शून्य हो जाएगी। सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम, किसी संविदा में वैधानिक परिवर्तन हो जाने पे वो संविदा शून्य हो जाएगी। इस प्रकार से ये बहुत सारे लीडिंग केस इसमें दिए गए। ठीक है, अब एक अंतिम जो आवश्यक तत्व है कि अन्य विधिक अपेक्षा। अन्य विधिक अपेक्षा में क्या है कि कुछ करार ऐसे होते हैं जहां पे विधि कुछ लीगल अपेक्षाएं करती हैं, जैसे उसका लिखित होना चाहिए, जैसे उसका अनुप्रमाणित होना चाहिए, या उसको रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। जैसे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाएं, अगर आप विक्रय करते हैं 100 रुपये से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का विक्रय करते हैं तो विधि अपेक्षा करती है कि वो लिखित रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी संविदा आप कर रहे हैं जिसमें कुछ विधि अलग से अपेक्षा करती इन शर्तों का भी पूरा होना चाहिए, तो उन अपेक्षाओं का भी पालन करना होगा। इस प्रकार से हमने जो तीसरा पॉइंट था एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसको 6 पॉइंट में डिजाइन किया था। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंट पार्टी, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जिसे विधि ने शून्य घोषित ना किया हो अथवा अन्य जो विधिक अपेक्षाएं हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। ये आवश्यक तत्व हमारा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का में जो हमने कहा था 4 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। परिभाषा हो गई, इसका क्लासिफिकेशन यानी काइंड हो गया, इसके एसेंशियल एलिमेंट हो गया। एक स्थिति और बनती है कि इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। आप परिभाषा से ही जानते हैं कि चाहे हॉलैंड साहब रहे हों, चाहे पोलक या साहब रहे हों, या एंसन साहब, सबकी परिभाषा में ये बात निकल के आई कि एक बाध्यता है, यानी जब कोई संविदा कंप्लीट होती, पक्षकारों के बीच में करार कंप्लीट हो जाता है और वो विधि द्वारा परिवर्तनीय होती है, तो उस करार में पक्षकार अपने को एक दूसरे के प्रति बाध्यता के अधीन कर लेते हैं। और इसकी झलक हमारी सेक्शन 37 कहती है कि संविदा के पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना होगा। संविदा के पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना होगा। यही जो ऑब्लिगेशन है, यही जो बाध्यता है,
वो एक करार को संविदा में कन्वर्ट कर देती है। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें किसी प्रकार की सुधार की ज़रूरत होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शीघ्र ही आपको इससे संबंधित कुछ और वीडियो आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।